मैं हूं जागृति और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं स्ट्रक्चर ऑफ सेल टॉपिक। इस टॉपिक के अंडर में हम अपने 3 मेन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, एंड सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल जो है केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, इस एनिमल्स के सेल में नहीं होती है, इसलिए हम केवल उसको सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के केस में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल आएगा और सेल ऑर्गेनल्स आएंगे। तो एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी 1 बाय 1 लेक्चर्स में। एक लेक्चर में कवर करना इसको बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं पहले एक वीडियो में सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंडर में फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, इस तरह के सारे लेक्चर्स जो होंगे वो होंगे। तो अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। आज स्टार्ट करेंगे इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहेंगे, उसका नेचर और ऑकरेंस क्या है। नेचर कैसा है, मतलब वो उसका बिहेवियर क्या है, किस नेचर का है वो, और ऑकरेंस कहाँ वो पाया जाता है, सेल के किस पार्ट में है वो। तो नेचर जो है सेलेक्टिव परमिएबल नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, और ऑकरेंस जो है वो आउटर बाउंड्री की तरह से है वो, मतलब वो सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है सेल का शेप बनाने में या उसको जो है बाकी सेल्स से अलग करने में, इसलिए वो आउटर बाउंड्री जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका मेन रोल है। और सेलेक्टिव परमिएबल जो है ये इसका मेन रोल जो प्ले करता है वो फंक्शन में ये प्ले करता है अपना रोल। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है बहुत ही थिन होता है, 7 nm मीन्स 70 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10⁻⁹ जो है वो nm होता है। तो ये बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है और इलास्टिक नेचर है ये इसका, डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इसको आराम से हैंडल करने के लिए लिविंग है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे हम इसकी स्टडी करेंगे और तब हमको जाकर के इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था इसकी स्टडी जब हुई थी तब भी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ही हुई थी इसकी। अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर में 75% जो है इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होता है, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। मेजर जो इसमें कंपोनेंट है वो 75% फॉस्फोलिपिड्स है और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें ज़्यादा अमाउंट में, पॉलीसेकेराइड थोड़ा उससे कम होता है और फिर कोलेस्ट्रॉल सबसे कम होता है। तो ये था नेचर एंड ऑकरेंस। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ये मेम्ब्रेन का एक टाइप है। तो मेम्ब्रेन जो होती है 4 टाइप्स की होती हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल। फॉर एग्जांपल, इसको एक अलग एग्जांपल से हम इस सेल से हटके कोई एग्जांपल लेकर के उसको समझाना चाहूँगी कैसे ये मतलब इसको डिस्टिंक्ट हम करेंगे। सपोज एक क्लास है और उसमें इंटरवल हुआ है और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो वो अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से वो कहीं भी आ जा सकते हैं, क्लास में कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए इंटरवल के टाइम पे। तो ये परमिएबल नेचर जो है कि मतलब वो मेम्ब्रेन जो है, जो डोर है उसके अंदर बाहर अपनी इच्छा से आ जा रहे हैं बच्चे। जो अगर वहाँ पर क्या हो, कोई टीचर आकर के खड़ा हो जाता है तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, और रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह क्या का रिजल्ट जो है वो क्या होगा कि बच्चे जो है वो, स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा पूछ करके मैम से बाहर जाएंगे। तो एक उसमें भी एक बार में कई सारे बच्चे अंदर आ सकते हैं और बाहर जा भी सकते हैं। सपोज अगर वहाँ पर प्रिंसिपल आकर के खड़े हो जाएं तो वो क्या होगा कि कुछ जो है वो सेलेक्टिव करेंगे कि हाँ तुम जाओ या तुम अंदर आओ या फिर तुम अंदर आओ, वो चूज करके अंदर और बाहर क्लास के भेजना शुरू कर देंगे। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल जो है वो शो करेगा। और इन केस अगर वहाँ पर डायरेक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, डायरेक्टर सर आके खड़े हो जाते हैं, डायरेक्टर मैम आके खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होगा, कोई नहीं अंदर आएगा, कोई नहीं बाहर जाएगा। जो बाहर खड़ा वो पनिशमेंट पाएगा, जो अंदर बैठ कर स्टडीज करेगा लंच के बाद। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि सेलेक्टिव परमिएबल जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, कुछ स्पेसिफिक, कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको वो चाहेगा उसी को वो अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा। सेल के अंदर और बाहर की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सिंगर एंड निकोलसन 1972 में ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, FMM जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो इस मॉडल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी इसकी क्या जो है वो स्ट्रक्चर है। लिपिड बाई लेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं और जो है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं, ये हम आगे
नेक्स्ट इसके मॉडल पे हम देखते हैं। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें लिपिड बाई लेयर की बात की गई है, यानी कि लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड मैंने बताया 75% फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स प्रेजेंट जो होते हैं उसकी बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है। ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है वही है ये लिपिड की बाई लेयर। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये राउंडेड पार्ट इसको हेड पोर्शन कहते हैं और एक ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को, टेल लाइक स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट या हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। एंड जो राउंडेड पार्ट है इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर और हेट। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो अंदर के साइड होता है, तो ये वाटर हेटिंग पार्ट है, वाटर से दूर रहने वाला, तो ये अंदर के साइड होता है। और हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग पार्ट जो है वो बाहर हेड के जो होता है, हेड पोर्शन जो होता है बाहर के साइड होता है। तो ये 2 पार्ट्स इसमें होते हैं। लिपिड बाइलेयर जो है इसके बीच में एक प्रोटीन जो है पूरा लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके चली जाती है, उसको हम चैनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। 2 टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक जो है वो क्रॉस करके चली जाती है लिपिड बाइलेयर को वन टर्म से दूसरे टर्मिनल, और ये चैनल प्रोवाइड करती है इनसाइड से आउटसाइड ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल्स को। तो इसको हम चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरी प्रोटीन जो है वो आउटसाइड या फिर ऐसा कह सकते हैं बाउंड्री पे या बॉर्डर पे पाया जाता है, वो क्रॉस नहीं कर पाती एक लेयर से दूसरे लेयर को, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। फॉस्फोलिपिड के ऊपर ग्लूकोज की एक चेन होती है या कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। और प्रोटीन के ऊपर जो ये चैनल प्रोटीन्स और एक्सटेंसिव प्रोटीन्स जो होते हैं इनके ऊपर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, एक्ट एज एन एंटीजन की तरह ये एक्ट करता है। एंड यहाँ पे एन होगा, एक्ट एज एन एंटीजन ये वर्क करता है। एंटीजन मीन्स ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो अंदर के साइड आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर के साइड जाएगा। तो ये सिंगर एंड निकोलसन का जो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, और ये जो है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था और इसको प्रपोज किया गया है। वैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन ये जो है मेजर या ऐसा कह सकते हैं मोस्ट अडॉप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम बात करेंगे इसमें इसके फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर ये कंप्लीट होता है, फंक्शन के बारे में उसके बात करेंगे। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है, फिर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, और एंडो एंड एक्सो जो है साइटोसिस ये क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बोथ द प्रोसेसेस आर शोन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों प्रोसेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो शो करती है या हेल्प करती है। डिफ्यूजन अगर हम देखें तो डेफिनेशन के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं उसी में पूरा इसका प्रोसेस छुपा हुआ है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of the molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration is known as the diffusion। और ऑस्मोसिस में सेम डेफिनेशन रहेगी, बस उसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है? बाय द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये जो है डिफ्यूजन जो है ये गैसेस मॉलिक्यूल्स में मोर फास्टर जो है वो प्रोसेस होता है, और ऑस्मोसिस में लिक्विड्स के केस में ज़्यादा जो है ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है, पर जो इसकी स्पीड होती है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो मोस्ट फास्टर होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में बहुत कम जो है डिफ्यूजन जल्दी जो है नहीं होता है। और ऑस्मोसिस के केस में वाटर या लिक्विड्स के केस में ऑस्मोसिस जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट जो है डिफ्यूजन में अभी जो बताया कि मेम्ब्रेन इसमें चाहिए होती है और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती। तो मेम्ब्रेन जो है 4 टाइप्स के, जैसे बताया था मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही इसके लिए ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है कि ऑस्मोसिस ईजिली कर पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस जो है
वो 3 कंडीशंस में होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक जो है सॉल्यूशंस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऑस्मोसिस के हमको सारे जो है कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन अगर हम ले लें आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन अगर हम देखें तो आइसो मीन्स क्या है, बराबर, सेम, इक्वल। तो ये इस टाइप का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं मीन्स कि जो कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर है सेम कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर हो अगर, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको कहेंगे आइसोटोनिक। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसका जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो, डाइल्यूट कंसंट्रेशन मतलब पतला हो, हल्का घोल हो एकदम, और किसी सेल को ले लें, सपोज रेजिन ले लें, किशमिश जो है उसको ले लें, वो क्या होगा अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो स्वेल अप हो जाता है। तो स्वेल अप क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रेजिन के अंदर शुगर का या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कह लें वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वाटर के कंसंट्रेशन। तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बाउल में ज़्यादा है, जिस बाउल में हमने रेजिन को डाला हुआ है और पानी डाला हुआ है, तो उस बाउल में जो वाटर है वो क्या होगा रेजिन के अंदर चला जाएगा क्योंकि वो बाउल में हायर कंसंट्रेशन में है और रेजिन के अंदर लोअर कंसंट्रेशन में, तो वो हायर टू लोअर जो है वो ट्रांसफर कर जाएगा इन कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन जो है वो हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, गाढ़ा घोल। तो गाढ़ा घोल अगर हम लेते हैं तो उसमें ये होता है कि जो सेल है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का या उससे ज़्यादा जो है गाढ़ा घोल हम बाहर ले लें सेल के बाहर, तो होगा क्या, वाटर का कंसंट्रेशन अब सेल के अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर जो है वो कम हो गया। तो सेल के अंदर से बाहर जो है वो सेल के बाहर चला जाएगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो ही उसी का ट्रांसफर होता है ऑस्मोसिस के केस में। लिक्विड मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर करता है ऑस्मोसिस के केस में, तो वो सेल से बाहर चला जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक मीन सूख जाना, सिकुड़ जाना। तो ये तीनों जो है कंडीशंस याद रहेंगी, इसमें नो चेंज, ठीक है, और इसमें क्या होगा, स्वेल कर जाएगा और इसमें जो है श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं ऑस्मोसिस को जो है रोल उसको समझाने के लिए 3 टाइप्स के सॉल्यूशन की हेल्प से। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब इस मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को ही हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसको हम परमिएज बोलते हैं या ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स कहते हैं। इसी परमिएजेस की हेल्प से जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑकर करता है। अब क्या है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, मीन्स ये कभी भी लो टू हाई कंसंट्रेशन नहीं जाने वाला, हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन पे ही ये वर्क करेगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या करता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ही ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कर देता है मॉलिक्यूल्स का। तो इसके लिए इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, उसके यूज़ होते हैं। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाउनहिल मूवमेंट इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे हमेशा जो है वो इस तरह का ही कुछ हमें देखने को मिलेगा, हाई टू लो। लेकिन ये अपहिल मूवमेंट होता है, मीन्स क्या होता है कि ये लो टू हाई हो जाता है, ये लो है, लो टू हाई। ये वाला जो रीजन है ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये वाला जो है ये आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। तो ये अपहिल मूवमेंट शो करता है और ये डाउनहिल मूवमेंट शो करता है।
फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी की रिक्वायरमेंट उसमें होती है, एटीपी यूज़ कर रहा है, इसलिए वो रैपिड प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ बताया गया। परमिएजेस जो है वो प्रोटीन यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स जो है या फिर परमिएजेस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में उसकी नीड होती है। लास्ट 2 फंक्शंस जो हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 फंक्शंस जो हैं, इसमें एंडोसाइटोसिस जो है ये एक टाइप का, इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव प्रोटीन ही है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव प्रोटीन भी इसको हम कहते हैं। एंडोसाइटोसिस में 3 टाइप्स के एंडोसाइटोसिस होते हैं, फागोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है? फागोसाइटोसिस जो है इसको हम सिंपली कह सकते हैं सेल ईटिंग, एंड फोटोसाइटोसिस को सिंपली कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है? फागोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, सेल जो है वो अपना खाना खा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि शायद मैंने अपने फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में बताया था, अमीबा का वहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा हुआ था। वहाँ पे था सुडोपोडिया जो होता है वो एक जो मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये थोड़ा सा एलोंगेट करके ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बना करके और इनवैजिनेट कर लेती है या फिर इनगल्फ कर लेती है बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वो उसका फूड भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं सेल ईटिंग। हाँ, सेल जो है वो अपना खाना खा रहा है। एंडोसाइटोसिस जो है ये मेजर जो है 3 टाइप्स का है, फैगो, फोटो एंड रिसेप्टर मेडिएटेड, जिसमें हम सिंपली सेल ईटिंग की ज़्यादातर बात करते हैं, पर फैगोसाइटोसिस की ज़्यादा बात होती है एंडोसाइटोसिस में। सेल ड्रिंकिंग मीन्स क्या है? लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, उसको हम फोटोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है ये क्या है? किसी भी रिसेप्टर्स की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, यानी कि जैसा हमने उसमें बताया था आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस पर कार्बोहाइड्रेट जो है रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, एंटीजन की तरह वर्क करते हैं, उसी की हेल्प से जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो होता है तो वो इस कंडीशन में आ जाता है। एक्सोसाइटोसिस जो है इसको हम सिंपली सेल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या होगा? सेल वॉमिटिंग मतलब वॉमिट कर देना। सेल जो है जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है तो सेल जो है वो बाहर की तरफ जो है अंदर के मटेरियल्स को निकाल देता है। इसमें मेन रोल जो है वो गोल्गी बॉडी करता है। सेल ऑर्गेनल जो गोल्गी बॉडी होता है वो जब ज़्यादा अमाउंट में अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं सेल के अंदर, तो वो क्या करता है धीरे धीरे करके वो खिसक करके और मेम्ब्रेन से जा करके टच हो जाता है और एक पैसेज बना देता है, और चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ जो है वो ट्रैवल कर जाता है, यानी निकल जाता है, सेल वॉमिटिंग होती है। और इस प्रोसेस में फैगोसाइटोसिस में एक मेजर जो है ऑर्गेनल रोल प्ले करता है वो है लाइसोसोम। ये क्या है? ये जैसे कहते हैं डाइजेस्ट कर देना किसी चीज़ को, उसी तरह से ये हेल्प करता है। ये जो मटेरियल जो मॉलिक्यूल जो सेल जिसको ईट किया है उसको ये डिसॉल्व करने का काम करता है। अब बात यहाँ ये आती है, एंडोसाइटोसिस जो है वो सिंपली न्यूट्रिटिव प्रोसेस है, यानी खाना खाने के लिए सेल जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो प्ले करता है। बट फैगोसाइटोसिस कभी कभी जो है वो डिफेंसिव प्रोसेस की तरह भी हो जाता है। अगर कोई ऐसा जो है मॉलिक्यूल बाहर आ गया है सेल के जो उसको हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस केस में फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है वो उस मटेरियल को या उस मॉलिक्यूल को क्या करेगा? इनगल्फ करेगा, अंदर की तरफ लेगा, और लाइसोसोम जो है वो तुरंत उसके ऊपर एंजाइम्स सिक्रीट करके और उसको जो है वो या तो डिस्ट्रॉय कर, उसकी डेथ हो जाएगी, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, या फिर इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करके जो उसका न्यूट्रिशन है वो अंदर सेल के अंदर यूज कर सकता है। तो ये था पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल ध्यान में रखना है कि वो हमेशा प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के केस में सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती है। पूरा डिस्कशन खत्म होने के बाद जब पूरा सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में एक डिफरेंस मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उसमें मेजर जो है डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नॉलेज अगर इससे आपको मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी ऐसे ही और ढेर सारी सीरीज़ और अपने ढेर सारे वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी।